किसानों के साथ भारत में, और जो जुल्म हुआ, जो ज्यादती हुई, जो एहतजाज वो कर रहे थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे, अब एक और नई कहानी शुरू हो गई है। अब कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब रिहाना ने ट्वीट किया तो उसको कहा गया वो पाकिस्तानी एजेंट है, वो पाकिस्तान जो है वहाँ से पैसे लेकर वो ये ट्वीट कर रही है, और ये इंडियन चैनल से चलाया भी। उसके बाद जो वहाँ पे भारतीय अदाकार हैं, जब उन्होंने ट्वीट किया तो उनके ट्वीट पर भी ये बात आई कि ये तमाम लोग, वो किसान जो उनके खिलाफ बोले, उन्होंने कहा ये वहाँ की हुकूमत ने, यानी कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इन तमाम भारतीय अदाकारों को पैसे दिए हैं और उस पर ये सब कुछ हो रहा है। अलबत्ता एक और चीज़ हो रही है जो मैं जिक्र करना चाहती हूँ, वो है जो मोदी सरकार के नापाक अज़ाइम हैं, और वो हैं हमारे पाकिस्तान के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, जो कुछ भारत दहशतगर्दी पाकिस्तान में करने का सोच रहा है। और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान है मेहदी शाह की जानिब से भारत की प्रॉक्सीज के लिए इस्तेमाल होने का एतराफ़ सामने आया है। बैनुल अक़वामी इदारों से भारतीय साजिशों का हवाले से नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। और ज़ाहिर है जो मेहदी शाह है उसको भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फंडिंग की, ये बताया जा चुका है कौन कौन से इदारे हैं, कौन कौन से लोग हैं जिनको भारत जो है वो फंडिंग करता रहा, वो यहाँ पर पूरी दहशतगर्दी की प्लानिंग करते रहे। ये पाकिस्तान ने बता चुका है, पाकिस्तान बारहा बता चुका है, पाकिस्तान के इदारे बता चुके हैं, ये बेनकाब हो चुकी है चीज़। अब इसको मुसलसल बताने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगी फैसल साहब आप पहले इस पर ज़रा कॉमेंट करें कि ज़ाहिर वो भारत जो ये कहता है कि जी हम तो अमन की बात करते हैं, अमन की आशा का परचम लहराता है, लेकिन वही भारत पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करने का सबसे बड़ा अलमबरदार है। वो दहशतगर्दी कर रहा है, इसके सबूत भी पाकिस्तान ने दिए, बताया भी गया, और किस किस तरह से अभी भी रॉ फंडिंग कर रहा है और कहाँ कहाँ प्लानिंग हो रही है। किस तरह से पाकिस्तान इस चीज़ को आगे लेकर चले मज़ीद? देखिए, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। अब सारी दुनिया को बहुत अच्छी तरह एक थर्ड पार्टी ने इन्वेस्टिगेट करके सारे दुनिया के सामने डेटा रख दिया। डिसइंफो लैब यूए की, उसने बता दिया 750 ऐसी एनजीओज, ऐसे मीडिया हाउसेज, ऐसे वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ 15 साल से सारी दुनिया के अंदर साजिशें कर रहे हैं। बहुत सारी पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस के साथ भी काम करते रहे हैं, जर्नलिस्टों के साथ भी काम करते रहे हैं, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के साथ भी काम करते रहे, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ, एनजीओज के साथ काम करते रहे जो पाकिस्तान में फौज के खिलाफ सवाल उठाते रहे, फौज के खिलाफ बात करते रहे, पाकिस्तान की जो सालमियत है उसके खिलाफ सवाल उठाते रहे, इस्लाम से मुतालिक सवाल उठाते रहे। वो तमाम चीजें सामने आई हैं। फिर साथ ही पाकिस्तान की तरक्की से मुतालिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको टारगेट करें, उनकी परफॉर्मेंस को टारगेट करें, उन इदारों को टारगेट करें। तो ये चीज सारी खुलकर आई, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनको भी टारगेट करते रहे, चीन को टारगेट करते रहे, टर्की को टारगेट करते रहे। तो इंडिया का जो ये चेहरा है स्टेट टेररिज्म का, जो कि 5th जनरेशन वॉर जिसे कहते हैं, वो एक्सपोज हो गया सारी दुनिया के अंदर। मोदी सरकार ने जो पैसा इन्वेस्ट किया अपनी मीडिया के ऊपर, वो भी एक्सपोज हो गया। बड़े बड़े एंकर्स पकड़े गए, उनके व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई, पता चला उनकी जो कमेटीज हैं उनकी चीजें पकड़ी गई कि वो खुद अपने फौजियों को मरवा रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर क्या कर रहे हैं। तो इंडिया जो एंटी एक बात करता है ना, अमन मोहब्बत की बात करता है, बजाहिर वो एक्सपोज हो गई है। वो बेसिकली दहशतगर्दी फैलाता है, फैला रहा है और उसके लिए फंडिंग कर रहा है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है पॉइंट। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है ना शायद, कि एक जानिब जो किसान है, भारतीय किसान, वो एहतजाज कर रहे हैं, वहां पर एक दंगे फसाद शुरू हो गए हैं। 6 फरवरी को तमाम आम शाराएं वो बंद कर देंगे। एक अपनी उनकी अंदर एक मामला चल रहे हैं, और नई नई तहारीक आ रही हैं, और वो तहारीक जो है वो मजीद जो है वो बढ़ रही हैं। और दूसरी जानिब जो इंडिया है वो बजाय अपने अंदर के मामला देखने के, अभी भी वो दहशतगर्दी करने पे, उस पर फंडिंग करने पर, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने में मसरूफ है। वो अभी अपनी अंदर की तमाम कोई चीज़ों को जो है वो उस पर कोई उसकी नज़र नहीं है कि अंदर उसके क्या हो रहा है, भारत के अंदर क्या हो रहा है। देखिए सुमैया, किसी भी तबाही की तरफ जब आप जा रहे होते हैं तो ये उन्हीं चीजों की निशानियां होती हैं। जो कुछ इस वक्त हिंदुस्तान में हो रहा है, ये फॉल्ट लाइंस पूरी दुनिया के सामने, हमारे सामने काफी अरसे से मौजूद थी। लेकिन एक छोटी सी बात करूंगा, कहते हैं कि क्राइसिस आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। इस वक्त जब हम एक शदीद क्राइसिस में, FATF और दीगर मसाइल में घिरे हुए थे, एक ऐसे वक्त में जब खित्ते की सूरत हाल बदल रही है, अफगानिस्तान में अमन मुआहदे के मामला चल रहे हैं, आलमी दुनिया आपके खित्ते की तरफ, चाइना की तरफ देख रही है, उस वक्त EU डिसइंफो लैब, जिसकी रिपोर्ट का जिक्र अभी फैसल ने किया, EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आई थी।
लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमने जो पॉलिटिकल माहौल इस वक्त अपने मुल्क का बनाया हुआ है, बजाय इसके कि हम उस EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट पर कोई नेशनल नैरेटिव बिल्ड करते, कोई नेशनल नैरेटिव बिल्ड करके इस मामले को FATF तक लेके जाते कि जी हम पर तो इल्जाम है, हम तो ग्रे लिस्ट में, ये हम नहीं कह रहे, ये यूरोपीय यूनियन कह रही है। उस मामले को ले जाने के बजाय हम इस वक्त अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं, हम असेंबली में आपस में लड़ रहे हैं, हम सेनेट का वोट ओपन बैलेट पे होगा नहीं होगा इस पर बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जो नेशनल नैरेटिव है वो कहीं पीछे जा रहा है। देखिए, इस चीज के लिए हमें काम करने की जरूरत है। आपने जब तक अपना नेशनल नैरेटिव आप बिल्ड नहीं करते, उस वक्त तक आलमी दुनिया आप पर ट्रस्ट नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसा ही